हेलो हेलो। क्या हाल है? ठीक है। इंतजार करना पड़ा काफी। कुछ काम की चीजें किया इतनी देर में? कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा? क्या रिवाइज किया है? कल के टेस्ट में हमने एक बात देखा कि कुछ लोग ज्ञान बहुत अर्जित किए हैं लेकिन लिखना नहीं आ रहा है। भैया लिखना एक आर्ट है, मैंने हमेशा आपको बताया। लिखना ना ऐसा नहीं है, आपको एक बार नॉलेज हो जाएगा तो आप जो लिख लेंगे ये इसकी गारंटी नहीं है। आंसर राइटिंग शब्दों की बाजीगरी है। बाजीगर आपने आपने फिल्मों में सुना हो, बाजीगर बाजीगर। आंसर लिखना भी बाजीगरी है। क्या बाजीगरी है भाई? इंट्रोडक्शन में कितना पॉइंट जाना चाहिए? इंट्रोडक्शन बहुत लंबा चौड़ा लिख दीजिए तो काम खत्म हो जाएगा। एक ही बात को बार बार लिख दीजिए तो काम खत्म हो जाएगा। कुछ लोग आंसर लिखने का मतलब ये सोचते हैं कि जो स्टार्टिंग में लिखा वही बाद में भी लिखेंगे, वही बीच में भी लिखेंगे। एक फ्लो का मतलब होता है नदी की धारा में जब तैरने लगे तो आगे बढ़ता हुआ आंसर बह रही, इसको कहते हैं प्रवाह। एक दो आंसर मैं लिखाऊंगा, अभी परेशान मत हो। जब आंसर मैं लिखाऊंगा और अपने आंसर की, तब आप टैली करना, आपको समझ में आएगा कि आंसर होती किस चिड़िया का नाम है। बहुत फैक्ट आप उसमें लिख देंगे तभी नहीं लिखोगे। मतलब आप सीधे प्रश्न पे स्ट्राइक करिए। जैसे अगर मैंने आपको कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो आप ज्यादा इसमें ये मत बताइए कि इस समय क्या हुआ। आप सीधे आइए कि भारत में, या ऐसे भी लिख सकते हैं विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आता है। इस सभ्यता की मुख्य विशेषताओं को अगर हम जानने का प्रयास करें तो आइए देखते हैं। इसकी ये तरीका है, हमने कुछ अलग नहीं किया, आप ही की बात को लिखा, उसके 1 2 3 4। एक जानने लगा यार बहुत जानता है। हम जब यूनिवर्सिटी में कॉपी चेक करते थे तो हमने ये तरीका देखा कि कौन से बच्चे टॉप कैसे करते हैं। बात समझना। जैसे हम अलग अलग जगह जब जाते हैं पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे निकल कर सामने आ जाते हैं। 100 बच्चे बैठे हैं तो उसमें से 3 बच्चे बाहर आ जाते हैं, वही अच्छा लिखते हैं, बाकी लोग अच्छा नहीं लिख पाते। क्यों ऐसा होता है? एक ही तो गुरु पढ़ा रहा है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी बुद्धि अलग अलग है, हम ज्यादा दिमाग लगाते हैं। जितना मैं बता रहा हूं आप उसको और एनसीईआरटी का एक बेस बनाकर थोड़ा शब्दावली पर खेलिए। आपके पास शब्द नहीं है, लिखने की शब्दावली नहीं है, उसके बाद लास्ट में कोई निष्कर्ष की हेडिंग नहीं डालनी है। आप विश्लेषण कर रहे हैं तो उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान में भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो बहुत सारे मूल्यों को हम अपनी संस्कृति में देखते हैं और इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। इस सीखने के क्रम में हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। जैसे हम पर्यावरण के संदर्भ में सीख सकते हैं, लेकिन हमें इस बात को भी सीखना होगा कि वहां अत्यधिक पर्यावरण के दोहन के कारण उस सभ्यता का विनाश हुआ। आज हम जिस तरह से अपने यहां विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं वो हमारे विनाश का कारण हो सकता। ये लिखना है, कहानी नहीं बतानी है कि कहानी बताए चले जा रहे हैं, कहानी बताए चले जा रहे हैं। मूर्ख नहीं बैठे हैं लोग वहां। यूपीएससी के टीचर हैं, या अगर आप देखेंगे जिसको यूपीएससी बुलाता है अपने यहाँ चेक करने के लिए, वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं। आप लोग अभी नहीं जानते हो, लेकिन वहां जो लोग बैठते हैं वो सब 2 4 5 किताब लिखे हुए लोग होते हैं। आप उनको मूर्ख नहीं बना सकते। काम की बात लिखिए और ये लगना चाहिए कि आप बहुत ठोस हैं, आपको सब पता है। तरीका धीरे धीरे मैं सिखा दूंगा, धीरे धीरे ही आएगा। आप ये सोचें कि अचानक आ जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि कोचिंग करना क्यों जरूरी है। कोचिंग करना इसलिए जरूरी है कि मेंटोरशिप है कोचिंग में। कोचिंग में आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा, आप चाहे जैसे भी पढ़ते हो या आपने जैसे भी पढ़ा हो, आपको फायदा तब तक नहीं होगा जब तक आप सही तरीके से सही रूप में लिखने का अभ्यास नहीं करोगे। अभी तक हमने जो कुछ भी आपको बताया यही बताया है कि जब भी आप लिखिए थोड़ा सा आगे और पीछे क्या, थोड़ा एक आपके पास दृष्टांत होना चाहिए, कुछ चीजें होनी चाहिए।
पूर्व वैदिक काल पे हमने एक प्रश्न रखा था टेस्ट में, बहुत आसान सी बातें थी लेकिन सिस्टमेटिक नहीं आ रही हैं आंसर में। क्यों ऐसा? क्योंकि आप स्वयं लिखने में प्रबंधित नहीं है। मेरी बात समझिएगा, मेरी बात यह है कि आपके लेखनी में जब प्रबंधन आएगा, जब आप व्यवस्थित होकर लिखोगे, सोच सोच के लिखोगे। आप जब किसी से बात करते हो तो क्या ऐसे ही बात कर लेते हो क्या? एक सिस्टमेटिक वे में बात करते हैं। अभी हम लोग आपसे बात कर रहे हैं या मैं बात कर रहा हूं तो मैं एक वे में बात कर रहा हूं, ऐसे लिखना भी है। आप नहीं होंगे वहां, आपकी कॉपी होगी जो आपको प्रदर्शित कर रही होगी कि हाँ ये है। वहां आदमी नाम हम सब भूल जाता है, कुछ नहीं पता। कॉपी बताती है कि ये कौन है, इनका विजन क्या है, क्या ये सेलेक्ट होने लायक हैं या नहीं है। अगर हैं तो नंबर दीजिए, आगे बढ़िए। इसीलिए लोग कहते हैं राइटिंग थोड़ा सुधारिए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, क्योंकि एजेड लोग होते हैं, जितना चश्मे पर उनके दबाव बढ़ेगा उतना ही नंबर कटेगा, उतने वो ध्यान से पढ़ेंगे। आप मनोविज्ञान समझिए। हाँ बोलिए जी। हाँ ठीक है, एकदम ठीक है। अभी तुम और थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है तुमको। हाँ, सिस्टमेटिक लिखना है आपको। मैंने आपका आंसर चेक किया, सबसे पहले आप ही की कॉपी खोल दिया था, फिर उसके बाद मैंने 3-4 आंसर चेक करने के बाद कॉपी रख दिया। मैंने कहा कि अभी ज्ञान है लेकिन ज्ञान व्यवस्थित नहीं है। ऐसे समझो कि तुमने किसी को अपने यहां खाने पर बुलाया, ठीक? एक सिस्टमेटिक तरीका है, दाल अलग, सब्जी अलग, सलाद अलग, चटनी अलग, अचार अलग, उसके बाद फिर सलीके से कुछ और खीर उर भी अलग अलग। अब कोई उसी में एक साथ कर दे तब सजाना नहीं आ रहा है। इसी को मैंने कहा यह है कला। इसीलिए लोग ये बोलते हैं उत्तर लेखन की कला, उत्तर लेखन का आर्ट। ये आर्ट आता है करत करत अभ्यास, जड़मत होन सुजान। करोगे अभ्यास तभी, और अभ्यास अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत है। तो यहां पर हमें यही समझना है, और अब अपसेंट नहीं होना है किसी को भी, ठीक है? तो हम लोग कहां पर हैं एक बार बताओ, थोड़ा सा जो रिकेप करेंगे। ईरान से आए थे, हाँ, सेंट थॉमस के बारे में थोड़ी सी बात मुझे आपको बतानी थी। उस दिन कोई पूछ रहा था कि सेंट थॉमस कौन है। सेंट थॉमस, जो सेंट थॉमस हैं, ये ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक माने जाते हैं। ईसा मसीह, ईसा मसीह, मसीह का मतलब होता है जो दूसरे का जो दुख दूर कर दे, कल्याण करने वाला, मसीहा। मसीह का मतलब होता है सबका रखवाला, सबका कल्याण करने वाला। ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक शिष्य हैं जिनका नाम है सेंट थॉमस, ठीक? और सेंट थॉमस भारत में अगर आप देखेंगे तो गोंडो फर्नीस के समय में आए, जो आपने अभी समझा था, पहलो शासक। और ये आए और ये चले गए केरल। कहां चले गए? केरल। तो केरल में सबसे पहले आपको ईसाईयत डेवलप होती हुई दिखाई देगी, इसीलिए दक्षिण भारत में ईसाई धर्म बड़ा मजबूत सा है ना। अब बहुत सारे विद्वान ये भी कहते हैं कि ईसा मसीह जो हैं वो भारत में काफी समय तक रहे थे। 13 से 29 साल की आयु जो ईसा मसीह की रही है, 13 साल से 29 साल तक ईसा मसीह अज्ञात में रहे। कहां रहे ये कोई नहीं जानता। इसी पे एक भारत में रिसर्च हुई कि इस समय ईसा कहां थे, तो पता चला कि ईसा इस समय कश्मीर में थे। अब ये कितना है, इस पे रिसर्च है पूरा। और यहां पर भारत की बौद्धिस्ट परंपरा से इनका जुड़ाव रहा।
इसके अलावा इन्होंने भगवत गीता का भी अध्ययन किया, क्योंकि भगवत गीता सबसे पहले आ चुकी थी धरती पर। अगर आप ये समझेंगे कि अगर ऊपर वाले की वाणी है तो वो वाणी बार बार प्रसारित हुई है, वही वाणियां बार बार आई हैं, और जो लोग उस वाणी को लेकर आगे बढ़े वही लोग रसूल कहलाए, वही लोग मसीह कहलाए। बात समझना पड़ेगा आपको। तो यहां पर यह भी एक फिलॉसफी आती है कि इस समय जब वो रहे भारत में तो इन्होंने कुछ ज्ञान अर्जित किया, बाद में जब ये गए वहां तो उन्होंने बाइबल लोगों को दिया, और ये बाइबल आप जानते हैं ईसाइयत का आधार है, जैसे इस्लाम का आधार कुरान है। 3 बातें कही गई हैं। ईसाई धर्म की बात आप कर रहे हैं जो केरल में आए, उसमें 3 बातें कही गई हैं। क्या है? पहली बात है परम पिता। क्या है? परम पिता का मतलब है परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर, राम, जो कहना वो कह लो। दूसरी बात है ईसाइयत में पुत्र। तीसरी बात है पवित्र आत्मा। 3 बातें हैं। परम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो परम पिता कोई अलग होंगे, उनसे ही सारी जानकारी फूटेगी, जो ज्ञान है उन्हीं के पास होगा, और जब भी धरती पर अज्ञान बढ़ेगा तो परम पिता कुछ ज्ञान देगा किसी न किसी को। तो अपने पुत्र को, जो प्रिय पुत्र होगा उसी को देगा। तो प्रिय पुत्र कौन है? यीशु है प्रिय पुत्र। तो ईसा को यहां पर उन्होंने ज्ञान दिया, और जब ये आया ज्ञान उनके पास तो वही ज्ञान बाद में जब लोगों के सामने आया तो उसे कहते हैं बाइबल। अब तीसरी बात, ये जो पुत्र हैं, यीशु जो पुत्र हैं, पुत्र के द्वारा ये कहा जाएगा कि पिता का संदेश आए। क्या होगा? कि पिता का संदेश क्या है? पिता का संदेश है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। ईश्वर क्या कहता है? ईश्वर कहता है कि हम सब एक हैं, हमारे भीतर बराबरी होनी चाहिए, सभी धर्म एक हैं, सब में जो विवाद है वो केवल अज्ञान के कारण है। अब ये बातें कौन फैला सकता है? जो मसीह होगा, जिसको जानकारी होगी, वही फैला सकता है। तो यहां पर जो ईश्वर का पुत्र है वो सभी आत्माओं को, जो धरती पर लोग हैं, उनको अपने परम पिता की जानकारी पहुंचाएगा। क्या पहुंचाएगा? जानकारी। आवाज आ रही है? इसमें आ रही? हेलो हेलो, हाँ। तो यहां पर आपको, आप देखेंगे कि जानकारी पहुंचाएगा। तो ईसाइयत में यह चीज है। अगर आप इस्लाम में देखोगे तो इस्लाम में भी यही है, सेम कॉन्सेप्ट है। क्या है? एकमात्र अल्लाह ही पूजनीय है। अल्लाह का मतलब परम पिता, परम पिता ही पूजनीय है। उसके बाद आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो रसूल होंगे। तो मोहम्मद साहब जो हैं रसूल हैं। यहां पर रसूल क्या है? लोगों को सही रास्ता दिखाने वाला, इंसानियत का मार्ग दिखाने वाला, और जो अल्लाह की नेकी है उसको लेकर चलने वाला। और यहां पर इसके बाद फिर क्या है? बंदे हैं। जो बंदे हैं वही आत्मा है। तो जो बंदा है, बंदे के पास मैसेज कहां तक आएगा? तो रसूल से आएगा। वो सीधे ईश्वर से जुड़ नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर से आप सीधे नहीं जुड़ सकते, मीडिएटर चाहिए। इसीलिए कबीरदास ने कहा कि गुरु की महिमा अद्भुत है। पीछे लागा जाए था लोकवेद के साथ, सामने से सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ। क्योंकि आप सीधे समझने का प्रयास करोगे ईश्वर को, परमपिता को, आप समझ नहीं पाओगे। उसे समझना होगा तो कोई रसूल चाहिए, क्योंकि ये इनके यहां के दरबारी हैं। अगर कोई खुदा का दरबार होगा तो उस दरबार में घुसने के लिए परमिशन यहां से चाहिए, ये लोग ही परमिट देंगे।
अब इनके द्वारा अगर आप देखेंगे तो कुरान, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है पूरा। क्या बात समझ में आई? इसीलिए जो भेदभाव दिखता है वो केवल ऊपरी स्तर पे है, धर्म का उसको कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए जितने बेहतर संत हुए हैं उन्होंने यही कहा है कि सब एक हैं, भेदभाव केवल ऊपरी स्तर पे है। हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कुषाण। कौन है कुषाण, क्यों आए? अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो मौर्योत्तर काल पे चर्चा कर रहे हैं। मौर्योत्तर काल का मतलब ये है कि जो काल मौर्यों के बाद, मौर्यों के शासन के बाद जिस काल की शुरुआत होती है उसे मौर्योत्तर काल कहते हैं, लेटर मौर्या बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसका समय क्या रहा है मौर्योत्तर काल का, तो आपको याद होना चाहिए 200 बीसी से 300 एडी का समय। क्या समय है? ये समय है मौर्योत्तर काल का। इस समय में अगर आप देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यहां मैंने आपको बताया था, इसके पीछे थोड़ा सा रिकेप कर रहे हैं कि आप समझ पाए। मौर्योत्तर काल में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग हिस्सों में भारत के आपको टुकड़े दिखाई देते हैं। मतलब भारत में छोटे छोटे राज्य दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? छोटे छोटे राज्य दिखाई देते हैं। और ये राज्य कैसे हैं? कुछ देशी राज्य हैं जो यहीं से बने हैं, मतलब स्थानीय, और कुछ ऐसे राज्य हैं जो विदेशी हैं। दो प्रकार के राज्य हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि केंद्रीय सत्ता कमजोर है। जब मौर्यों का पतन हुआ तो केंद्र की सत्ता कमजोर हो गई। आपको पता होना चाहिए कि जो अंतिम मौर्य शासक था वीरदत्त, उसकी हत्या कर दिया पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग सेनापति था, सेनानायक था। इसने हत्या करके एक नया वंश स्थापित किया, शुंग वंश। इसके बाद जो विदेशी लोग थे अलग अलग सीमाओं पर, उनको ये समझ में आया कि यहां लड़ाई झगड़ा चल रहा है भारत के मानचित्र में, अंदर अंदर सब लड़ रहे हैं, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है। और जब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है तो इसी समय विस्तार करने का अवसर आ गया है। और इसी समय आप देखेंगे जब विस्तार करने की बात आती है तो भारत में अलग अलग लोग आते हैं। क्योंकि जब राज्य में कोई मजबूत शासक नहीं होगा, आप ऐसे समझिए, आपके घर में कोई मजबूत व्यक्ति ना हो तो आपके घर में कोई भी प्रवेश कर जाएगा। कर जाए नहीं कर जाएगा? आप मकान बनाया, अगल बगल लोग जान गए इसमें कोई है ही नहीं, तुरंत कब्जा हो जाएगा मकान पे। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब देखिए होता है, अधिकारी बन जाएंगे, ये भी मामले आएंगे, साहब हमारे मकान कब्जा कर लिया। ऐसे ही देश है। देश में ये पता चल जाए जो विदेशी लोगों को, यार यहाँ सब खुद ही लड़ रहे हैं, अच्छा बड़ा अच्छा अवसर बना है, तब तो चलो लूट हो जाए। इसीलिए विदेशी भारत में हमेशा आते रहे, चाहे वो अंग्रेजों का समय हो, चाहे वो प्राचीन समय हो, चाहे वो मध्यकाल का समय रहा हो। क्योंकि जो भी शक्तियां, जो भी लोग आएंगे वो आपको देख कर आएंगे। अगर आप बड़े व्यवस्थित हैं, सिस्टमेटिक हैं, आपकी सेना हमेशा मॉक ड्रिल कर रही है, हमेशा हथियार लेकर चौकन्ना है, तो विरोधी नहीं घुसेगा। आपकी सेना का सेना नायक ही आपके राजा को मार देगा तो फिर क्या स्थिति बनेगी? यहां तो सेना नायक ही अपने राजा को मार दे रहा है। भारत में बड़ी समस्या है। आप देखेंगे कि जब अंग्रेज सफल हुए तो बंगाल के नवाब को वहीं के लोगों ने बेच दिया अंग्रेजों को। जब मैं आपको बताऊंगा प्लासी की लड़ाई, तो उसके बारे में कहा जाता है कि प्लासी लड़ाई नहीं थी, एक धोखा था, एक साजिश थी। कहीं मात्र 2 घंटे की लड़ाई हुई, उसके बाद सब भाग निकले। क्यों? क्योंकि वहां पर जितने लोग थे,
चाहे वो जगत सेठ हो, चाहे वो मीर मदान हो, चाहे वो मीर जाफर, ये सब गद्दार थे। इन गद्दारों ने अपने ही नवाब को बेच दिया अंग्रेजों के हाथ। कहा ऐसा कि हमको फायदा दोगे कि नहीं? कहे हाँ आप ही देंगे। फिर जगत सेठ को ये लगा कि ये हट जाएगा तो हमको बहुत, अंग्रेज जो है एक तो व्यापारी हैं, हमारे लिए फायदा होगा। अंग्रेज आए तो सोने के सिक्के की एक थैली लेकर आते थे, पहले उसको ऐसे ऐसे करते थे, ये लो सिक्का, उछाल दिया सिक्का, अभी लूटते थे सिक्का। जो शुरुआत में लालच में पड़ता है वो बाद में बड़ा धोखा खाता है। जब भी आप देखेंगे कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होने वाला होगा तो सबसे पहले आपको लालच दी जाएगी। जितने भी धर्मांतरण हुए वो सब पहले लालच से शुरू होते हैं। आप उठा के देख लो, मैं आपको बता रहा हूं फिलॉसफी क्या है। लालच एक फैक्टर है। ईसाईयत को भारत में फैलाने के लिए गरीब लोगों को लालच दिया गया कि आपका नाम आज से मिस्टर पीटर होगा, आपके बच्चे की पढ़ाई फ्री होगी, आप रोज आएंगे, आपको 10,000 रुपया महीना मिलेगा, आज से हमारा नाम मिस्टर पीटर। यह तौर तरीका है, यह किया गया यहां पर। तो यहां आपको समझना पड़ेगा कि भारत में केंद्रीय सत्ता के न होने के कारण कैसे अन्य राज्य, अन्य विदेशी और देसी राज्यों का अभ्युदय हुआ। यहां पर आपने देखा था कौन कौन सी सत्ता आई? हिंद यवन। हिंद यवन आए कि नहीं? हिंद यवन में ही आपने नाम सुना है जो सिकंदर, वो भी जो यवन शासक ही था। उसके बाद बहुत सारे आक्रमण हुए, कई शासकों का मैंने उल्लेख किया था। इसके बाद फिर क्या देखा था? हिंद यवन के बाद फिर कौन आए? शक आए। शक, ये लोग कौन थे? कबीले थे। कहां के? मध्य एशिया। बड़े खतरनाक थे, केवल हत्या। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी हो तो उस समय जब बाहुबली को भेजा जाता है तो उस समय जो आते हैं उसी तरीके कबीले वो लोगों की गर्दन उतार दिया करते थे, फिर वो लोग तैर जाते थे पानी में, आवाज अलग अलग तरह की निकालते थे। ये वही कबीले। और इसी जो मध्य एशिया के कबीले में अगर आप देखें तो हिंद यवन शासकों में मैंने बताया था कई शासक हैं। सबसे महत्वपूर्ण शासक था डेमेट्रियस। डेमेट्रियस कौन था? डेमेट्रियस, बड़ा खतरनाक। इसी ने अपने समय में आप देखेंगे इसके बारे में ही चर्चा आती है कि जो बौद्ध भिक्षु नागसेन था, इसकी वार्ता होती है, इसके लिए एक शब्द आता है मिलिंद। और ये जो मिलिंद पे ही एक जो ग्रंथ लिखा गया है, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, ये ग्रंथ लिखा है नागसेन ने। ये बौद्ध भिक्षु था और नागसेन और मिलिंद की वार्ता है मिलिंद पन्हो में। ये कौन था? बौद्ध भिक्षु था। इसका मतलब ये है कि ये जो लोग आए थे, जो हिंद यवन, इनका बौद्ध धर्म से कोई ना कोई संबंध था, बौद्ध धर्म से अपना जुड़ाव रख रहे थे। क्या क्लियर है कि नहीं? ठीक है। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि हिंद यवन आए तो भारत में कुछ प्रभाव पड़े थे। क्या प्रभाव पड़े थे बताओ? क्या प्रभाव पड़ा था? हिंद यवन, कोई भी शासक भारत में आएगा, कोई भी राज्य बनेगा भारत में, जो विदेशी राज्य बनेगा, तो उसके कुछ प्रभाव बनेंगे। क्या? भारत में सिक्के सबसे पहले जो सिक्के चलाए, और ये सिक्के अलग थे जिस पर तिथि, राजा का चित्र और लेख, ये भारत में पहले ऐसे नहीं, भारत में सिक्के चल रहे थे, आहत सिक्के थे, उन पर कोई तिथियां नहीं थी। तो हिंद यूनानी शासकों के आने के बाद सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जो सिक्के चलाए गए वो सिक्के सोने, चांदी, सीसा, तांबा, सब तरीके के सिक्का चलाना शुरू किया। और जब सिक्का चलेगा तो अपने आप अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, चीजें अच्छी होंगी।
इसके अलावा आप देखते हैं कि ज्योतिष के ज्ञान को, जो भारतीय ज्योतिष की परंपरा थी, उसमें दो तत्व जो है आपने, जो यूनानी अगर आप देखें तो जो यवन शासक थे उनसे लिया। कौन सा? एक रोमक और दूसरा पोलिश। रोमक और पोलिश जो भारत में जो ज्योतिष की विद्याएं अंदर प्रवेश कर गईं, वो लिया गया इनके द्वारा। अगर आप देखें तो इसके अलावा जो भारतीय ज्योतिष क्या था, तो भारतीय ज्योतिष में 3 विद्याएं पहले से चल रही थी। एक तो वशिष्ठ, पितामह और सूर्य। कौन कौन सी? वशिष्ठ, पितामह और सूर्य। ये 3 पद्धतियां चल रही थी। बाद में ये 2 और पद्धतियां आ गई, तो हो गई 5 पद्धतियां भारत में ज्योतिष की। ठीक है, इसके अलावा और क्या बताया था? हाँ, भारत में जो गांधार कला आई वो भी इन्हीं के कारण से आई। गांधार कला, जो गांधार कला है वो यूनानियों के ही प्रभाव से भारत में मूर्तियां बनने लगी। एक यूनान के देवता थे अपोलो, अपोलो के तरह से ही बुद्ध के मुख की आकृति बनाई गई। तो यहां पर आप देखते हैं कि गांधार कला जो भारत में आई वो भी यूनानियों के प्रभाव से आई। और क्या हुआ? इसके अलावा यवनिका का प्रयोग होने लगा। यवनिका क्या है साहब? यवनिका मतलब पर्दा। यवनिका मतलब पर्दा। तो जो तुमने जो फिल्मों में देखा होगा, नाटकों में देखा होगा, लोग कहे कि हटाइए पर्दा। ये जो पर्दा खींचते हैं वो पर्दा यहीं से आया। जो पर्दे पर अगर आप देखते हैं कि पहले अगर कोई चीज दिखानी होती थी तो उसको हम दिखाते थे पर्दे पर, हटा देते थे, फिर उसके बाद अगला पर्दा लगा देते थे। कोई जंगल दिखाना है तो पीछे जो जंगल का पर्दा, कोई पहाड़ी दिखानी है तो पीछे पहाड़ी का पर्दा। अगर रामलीला देखा होगा तो रामलीला में खूब मंचन होता है, हनुमान जी आए शोर हो गया पर्दे पर, पहाड़ लेकर चले पीछे से पर्दा दिखा रहे हैं। ये क्या होता है? ये जो प्रभाव भारत में दिखा ये भी यूनानियों का प्रभाव है, जो नाटकों में दिखा। और इसके अलावा काली मिर्च और जो गरम मसाले के बड़े शौकीन व्यक्ति थे, क्योंकि ये लोग मांस खाते थे, और जब मांस खाते हैं तो उसके लिए ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। आज भी मांस खाते हैं लोग, जब खाते हैं तो उसमें अगर न मसाला डालिए तो आप खा ही नहीं पाएंगे, आपको मजा ही नहीं आएगा। तो फिर क्या है? यवन प्रिय। तो यवन प्रिय का मतलब क्या हो गया? काली मिर्च। काली मिर्च के लिए इन्होंने कहा कि हमको बहुत प्रिय है। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा हाँ, नहीं, ये बेसिकली ये शब्द जो है काली मिर्च के लिए है, यवन प्रिय। लेकिन इसमें और भी इनको चीज चाहिए थी, गरम मसाला। और भी तो सब चीज पड़ेगी, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और फिर क्या क्या है। इसको ऑन करो भाई। तो यहां पर आप देखेंगे ये चीज भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको देख लिया आपने, समझ लिया। इसके अलावा ये इतने आपको प्रभाव दिखाई देंगे। फिर मैंने आपको फिर क्या बताया था आगे? शक। कौन आया था? शक। अब हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं। मौर्योत्तर काल में मतलब सबसे पहले कौन आए? हिंद यवन। हिंद यवन आए, फिर उसके बाद कौन आते हैं? शक आते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा जल्दी से जो समझ लो शक पर। एक होता है शक, जिसका मतलब तब जो बीमारी, किसी को शक की बीमारी लग जाती है। और एक ये भी है शक, ये भी बड़े खतरनाक शक है। ये भी बीमारी ही थे भारत के लिए, जो लग गए थे। अब लग गए तो फिर छोड़ा नहीं इन्होंने साथ। इसमें एक बहुत बड़ा शासक है शकों में, जिसका नाम है रुद्रदामन। मतलब शकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई हुआ तो रुद्रदामन। यहां जब रुद्र आए थे शक, तो आप देखेंगे ये मध्य एशिया के कबीलों के से आए थे। कहां से आए थे? अरे भाई, सातवाहन पर आएंगे अभी, वो अलग है मामला। हाँ, आ जाओ बेटा, थोड़ा समय से आओ। मध्य एशिया, मध्य एशिया के
कबीले थे। क्या थे? खाना बदोश थे। खाना बदोश का मतलब क्या होता है? आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। वैसे ही लोग खाना बदोश होते हैं, एक जगह रुकने वाले नहीं, स्थायी जीवन नहीं है। जहां इनको ये पता चला कि वहां खाने के लिए तो वहीं जाएंगे। अब इनको ये भी पता चल गया कि भारत में मौर्य मजबूत वाले मौर्य खत्म हो गए हैं, अब यहाँ खुद ही लड़ रहे हैं। तो कबीले हमेशा तैयार रहते थे कि वहां चलो जहां पर अवसर बने, लूटपाट हो सके और जहां मतभेद चल रहा हो। अब एक बात और है कि जब ये आएंगे तो इसके पहले यहां पर कौन है? हिंद यवन। हिंद यवनों को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये भी विदेशी हैं और ये भी विदेशी हैं। अब एक विदेशी हटेगा तो एक विदेशी फिर आएगा, तो इनका संघर्ष किससे होगा? हिंद यवन से। जब हिंद यवन पीछे हटेंगे तब ये सफल हो जाएंगे। क्या क्लियर है? तो यहां आपको समझना पड़ेगा कि शक जब भारत में आते हैं तो इनके द्वारा भारत में प्रवेश किया गया। कब किया गया? मौर्योत्तर काल में। और इन्होंने अगर आप देखें तो भारत में अपनी 4 शाखाएं स्थापित किया। कौन सी? 4 शाखाएं। 4 शाखाएं हैं इनकी। पश्चिमोत्तर शाखा, उत्तरी शाखा, पश्चिमी शाखा और दक्षिणी शाखा। इसमें जो पश्चिमी शाखा यही सबसे ऊपर रही, क्योंकि हर जगह हर परिवार में हर बच्चे उतने कामयाब नहीं होते। कबीले में हर कबीला महत्वपूर्ण नहीं होता है, कुछ कबीले महत्वपूर्ण होते हैं जहां पर शासक योग्य आ जाते हैं। तो पश्चिमी में ही एक व्यक्ति निकला, रुद्रदामन। पश्चिमी शाखा से ही रुद्रदामन का आपको जुड़ाव दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है? गिरनार अभिलेख। हाँ, ये गिरनार अभिलेख इसने लिखवाया। यह अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। अब एक बात समझना होगा कि ये अभिलेख, ये तो विदेशी व्यक्ति है लेकिन ये संस्कृत भाषा में लिखवा रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत की संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित है ये व्यक्ति। भारत की संस्कृति का इस पे बहुत ज्यादा असर है, क्योंकि ये भारत की भाषा को अगर अपना रहा है, यहाँ के साहित्य को, अपनी भाषा को अपनी भाषा मान रहा है। इसका मतलब ये भारत में इन्फ्लुएंस हो गया है। आप देखेंगे अंग्रेजों को छोड़कर भारत में ऐसा कोई आया ही नहीं जो इन्फ्लुएंस ना हुआ हो। हाँ, नहीं, उनको ये भी था। जैसे आप देखेंगे कि केवल अंग्रेज, मैंने आपको बताया अंग्रेज भी आए थे शोषण करने के लिए, लेकिन अंग्रेज हमेशा विदेशी बने रहे। मानवता उनके भीतर कभी नहीं जागी। लेकिन जो यहाँ पर चाहे वो मुस्लिम शासक रहे हों, चाहे इसके पहले चाहे वो अलग अलग जो भी शासक आए, चाहे वो हिंद यवन हो, शक हो, कुषाण हो, इन सभी ने भारत को अपनी जन्मभूमि मान लिया। बाद में ये मानने से भारतीयों को बड़ा फायदा हुआ। अगर ये विदेशी बने रहते तो भारतीयों की जो संस्कृति वो बचती नहीं, या अपनी संस्कृति का प्रसार करने लगते तब भी नहीं बचती। लेकिन अच्छी बात क्या रही कि ये लोग यहाँ की संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इसका मतलब एक बात ये भी है कि आप खाना बदोश थे, आपके पास कोई संस्कृति नहीं थी। इसका मतलब ये भी है, जब किसी के पास कुछ नहीं होता है तो किसी की कोई अच्छी चीज होती है तो उसको अडॉप्ट कर लेता है। करता है? नहीं करता। अगर कुछ होगा तब नहीं करोगे। अंग्रेज आए थे तो वो भरे हुए थे नस्लीय श्रेष्ठता से, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमको जानता नहीं, हम अंग्रेजी भाषा, इसके अलावा हम दुनिया में सभ्य बनाने के लिए आए हैं। हमारे ऊपर तो जो काले लोगों का भार वैसे ही है, काले लोगों का कल्याण करने के लिए हम आते हैं। तो सभ्यता का सिद्धांत दिया, व्हाइट बर्डन थ्योरी दिया। ये सारे सिद्धांत देने के पीछे का मतलब यही था कि वो भारत की संस्कृति से कुछ जुड़ाव नहीं रखना चाहते थे। और जितना
मतलब ये प्रयास हो सका, उन्होंने भारत की संस्कृति को कमजोर करने का ही प्रयास किया, हल्का करने का प्रयास किया। इसीलिए भारत का जो इतिहास लेखन हुआ अंग्रेजों के समय में, उसको कहते हैं साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। क्यों ऐसा इतिहास लिखा गया? क्योंकि भारत के ऊपर अगर शासन करना है तो भारत के इतिहास को, संस्कृति को बहुत नीचे करके दिखाओ। लॉर्ड मैकाले कहता था कि किसी भी देश के इतिहास को मार दीजिए, वहां के लोग आपके बहुत समय तक वह आपके अधीनता में रहेंगे, जो गुलामी में रहेंगे। इसीलिए सबसे पहले अगर कोई विदेशी व्यक्ति आता है तो आपकी हर चीज को खराब करना शुरू करता है, तब आप उसके प्रभाव में आते हैं। जैसे ऐसे समझो, अगर कोई किसी के पास आता है कि यार तुम्हारी ये भी चीज अच्छी नहीं है, घर में आपके गया, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, अब धीरे धीरे वो आपको डिस्टर्ब कर देगा। अगर आप हल्के दिमाग से होंगे तो आपको खत्म भी कर देगा। इसीलिए पढ़ाई लिखाई की जाती है। पढ़ाई लिखाई का कई फायदा है कि आपको कोई कुछ समझाए तो हम ऐसे ही नहीं मान लेंगे, हम मानेंगे तब जब उसको तर्क की कसौटी पर कसेंगे, जब हमारे वो लॉजिक पर आएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में लोगों के पास अशिक्षा थी। अंग्रेजों के समय में लगभग 90% से ज्यादा भारत की आबादी अशिक्षित थी। ऐसे लोगों को कुछ भी समझाया जा सकता है। अशिक्षित व्यक्ति को आप कुछ भी बता दिए वो आपकी बात मान लेगा, शिक्षित व्यक्ति को नहीं बताएंगे। अगर आप शिक्षित व्यक्ति से कहेंगे ना, वास्तव में जिसके पास शिक्षा है, तो वो तर्क लगाएगा, विवेक लगाएगा। अब ऐसी शिक्षा ना हो कि आपने एडमिशन ले लिया, बीए एमए कर डाला, एक जो गाइड से उसका एग्जाम दे डाला, फिर वो नहीं डेवलप होगा। पढ़ना पड़ता है उसके लिए। क्योंकि मैं अक्सर जब भी कहीं जाता हूं तो कुछ बच्चों से बात करता हूं गांव में। अब इंग्लिश से एमए किया और आप विलियम शेक्सपियर को नहीं जानते, फिर क्या पढ़ा आपने? बड़ी समस्या ये, भारत में शिक्षा तो है लेकिन गुणवत्तापूर्ण नहीं है। तो जो पढ़िए उसको मन लगाकर पढ़िए। आपके एग्जाम में कहा जाता है स्नातक के स्तर का एग्जाम होगा ये, जो यूपीएससी का स्नातक के स्तर का मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल का, लेकिन इतना भी स्तर नहीं होता। समस्या इस बात की है, ये चीज समझना होगा आपको। तो यहां आप देखेंगे कि शक जब भारत में आए तो उन्होंने हिंद यूनानी शासकों को हटाया। क्या किया भारत में, क्या प्रभाव पड़ा? तो सबसे बड़ा प्रभाव तो यह पड़ा कि इन्होंने भारत में घोड़ों का प्रयोग किया। घोड़ों का युद्ध में इस्तेमाल करना। अगर आप देखेंगे कि घोड़ों का युद्ध में इस्तेमाल एक बहुत बड़ी बात है। अगर हमने उसी समय सीख लिया होता तो बाद में जब हमारा जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, जब उनसे आमना सामना होता तो आप उनसे जीत सकते थे, लेकिन आपने उस समय भी नहीं सीखा। जब शक आए तो उन्होंने भारत में घोड़ों का बड़ा प्रयोग करके दिखाया। और आप देखेंगे कि इनके कारण ही भारत में सेना में एक हिस्सा बनाया गया घुड़सवारों का। क्या किया गया? घुड़सवारों का हिस्सा बनाया गया। क्योंकि उस समय कोई ऐसी जो मोटरसाइकिल तो थी नहीं, घोड़ा हवा से बात करता था। खूब आपने कविताएं सुनी होंगी कि एकदम तेजी से बहुत ज्यादा जो लक्ष्य को हासिल करने वाला था। अकबर ने जब गुजरात की विजय की थी तो वो भी बहुत तेज विजय की मानी जाती है, और वो भी जो घोड़ों के माध्यम से ही हुई थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि घोड़ों का प्रयोग करने के साथ साथ इसने, अगर आप देखें तो भारत में सिल्क रूट पर नियंत्रण किया था। क्या किया था? सिल्क रूट पर, सिल्क मार्ग। ये सिल्क मार्ग कहां से आता था? ये मार्ग आता था चीन से, और ये भारत होता हुआ, भारत उसमें मध्यस्थ था। क्या था? मध्यस्थ था। उस मार्ग पर शकों ने नियंत्रण कर लिया। क्या किया? शकों ने नियंत्रण कर लिया, और इससे बड़े पैमाने पर लाभ मिला शकों को। आज भी आप देखते हैं कि चाइना उसी सिल्क रूट को जीवित करना चाहता है। उसी सिल्क रूट को ही आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। वन बेल्ट वन रोड, CPEC,
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, ये वही चीज है। यहां पर आप सिल्क मार्ग को आपने अपने अधिकार में कर लिया शकों ने। इससे भारत में शकों की स्थिति काफी मजबूत हुई और इन्होंने भारत में सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के चलाए। अगर आप देखेंगे तो चांदी के सिक्के बड़ी मात्रा में चलाए। बड़ी मात्रा में चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आएगी। इसके अलावा और क्या किया, अगर आप देखते हैं तो इसने जो है उस समय के एक देशी राज्य जो था सातवाहन राज्य, तो सातवाहन राज्य भी अगर आप देखें तो जो पश्चिमी हिस्से में ही था, और ये एक देशी राज था, भारत का स्थानीय राज्य था, जिसने भारत में सीसे के सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में चलवाए थे। इस सातवाहन वंश में जो भी शासक थे वो अपनी माता का नाम पहले आगे लगाते थे। पहले अपनी माता का नाम फिर अपना नाम। इसका मतलब सातवाहनों के यहां माता का सम्मान बहुत ज्यादा था। गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, ये सारे नाम उनकी मां हैं उनका नाम पहले है, उसके बाद लड़के का नाम है। तो यहां पर आप देखेंगे कि सातवाहन शासकों को भी हराने का काम कौन करता है, रुद्रदामन। तो रुद्रदामन इसका मतलब काफी मजबूत शासक है। इसने वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को हराया था। किसको हराया था, वशिष्ठी पुत्र। तो एक महिला क्या है, उनका क्या नाम है, वशिष्ठी पुत्र पुलिमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलिमावी को हराने का काम किया था रुद्रदामन ने। ठीक है, इसके अलावा और एक काम हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जो मौर्य शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब मौर्य राज्य में अकाल पड़ गया था तो ये चला गया था दक्षिण भारत में श्रावण बेलगोला। कहां गया था, श्रावण बेलगोला। श्रावण बेलगोला चला गया था और यहां पर संलेखना पद्धति से, जो जैन धर्म की पद्धति है, उससे प्राण त्याग दिया था भूखे प्यासे रहकर। अब संलेखना पद्धति क्या है, भूखे प्यासे रहकर अपने शरीर का अंत कर देना उपवास में। आज भी आप देखेंगे जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है तो 2-4 दिन पहले खाना पीना बंद हो जाता है। भैया आप कुछ ले नहीं रहे हैं, नहीं कहते लोग, अब कुछ लेना बंद कर दिए हैं। तो ये मैसेज आ जाता है कि अब जाने वाले हैं। क्योंकि आखिरी समय में जो पेट की जठराग्नि है जो खाने को पचाती है वो भी बंद हो जाती है, कुछ नहीं पचेगा। हाँ बेटा, वो अगर इतने पढ़े लिखे ना होते तो आज वो राष्ट्रपिता ना होते। अगर राष्ट्रपिता हैं तो कुछ ना कुछ उन्होंने अध्ययन किया होगा, है ना। और इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पढ़ के आए थे। हाँ, तो उनकी पुस्तक है जिसका नाम है गीता माता। महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम क्या है, गीता माता। तो वो कहते हैं जब भी मैं दुखी होता हूं मैं अपनी माँ के पास पहुंचता हूं। मेरी माँ मेरे लिए हमेशा कल्याण के रास्ते बताती है। तो वास्तव में अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, बहुत अद्भुत पुस्तक है, मैंने पढ़ी है। जब भी आप पढ़ेंगे तो उसमें एक भी जगह आपको कहीं पर भी संप्रदायवाद नहीं दिखाई देगा कि हिंदुओं को लेकर बहुत ज्यादा बायस्ड है, ऐसा कुछ नहीं। एक जगह हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू इसीलिए तो उसको आगे नहीं करते। बहुत सारे ऐसे मुसलमान भी मैं जानता हूं जो भगवत गीता पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ये ऊपर वाले की आवाज है। अगर आवाज सुनने का आपको शौक है तो जो अच्छी पुस्तकें वो तो वैसे भी पढ़ेंगे ना आप। तो महात्मा गांधी ने बस इतनी बात अभी रखो, इससे ज्यादा तुम कुछ मत जानो। हाँ, हाँ, अगर जैसा संदर्भ हो तब लिखिए।
अभी संदर्भ न हो तो ज्यादा मत लिखिए, ज्यादा ज्ञान प्रस्तुत मत करिए। ऊपर अच्छा लिखे होंगे तभी फायदा मिलेगा। अगर ऊपर कुछ गड़बड़ लिखे हैं, उसमें महात्मा गांधी की बात डाल दिए, तो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए जहां हम जितना बताएं, अगर हम आपको जोड़ने के लिए कहेंगे तब आप जोड़ेंगे। ठीक है, जब वर्ण व्यवस्था पे आप लिख रहे हो तब आप भगवत गीता का दृष्टांत डालो। वर्ण व्यवस्था में, गीता में स्वीकार नहीं है वर्ण व्यवस्था। गीता में वर्ण व्यवस्था के बारे में कहा गया है चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने किया है, मैंने सृष्टि किया है। कृष्ण खुद स्वीकार करते हैं। फिर अगली लाइन कहते हैं उसके अलावा लोग नहीं बोलते। कहते भगवान देखो बोल रहे हैं खुद ही 4 वर्णों की रचना वही की, इसका मतलब गलत नहीं होता चाहिए। फिर कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभागस्य, गुण और कर्म के आधार पर मैंने 4 वर्ण बनाए। आप में से कोई व्यक्ति अगर जो शिक्षा देने का काम कर रहा है तो उसका जो वर्ण है वो ब्राह्मण वर्ण है, वो मौलवी है। और अगर कोई व्यक्ति जो लड़ने का काम कर रहा है तो क्षत्रिय हो, चाहे जिस कास्ट का हो। वास्तव में धर्म तो ये है, गीता भेदभाव नहीं सिखाती है। महात्मा गांधी जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं उसी भगवत गीता से कर रहे हैं। बाद में वही एकता को लेकर बड़ी समस्याएं खड़ी हुई। जब कोई भी व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर रखने का प्रयास करेगा, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, तो फिर आगे चल के समस्या होगी। कुछ मुद्दे मैं आपको जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि महात्मा गांधी से कहाँ भूल हुई, कहाँ एक धार्मिक मामले को राजनीतिक मामले से कैसे जोड़ दिया। फिर आगे चल के देश में जो विभाजन की परिस्थितियां बनी, उसके पीछे की क्या स्थितियां थी, अंग्रेज क्या चाहते थे। अंग्रेज 1857 से ही ये चाहते थे कि भारत में फूट पड़ जाए और राज किया जाए। अंग्रेजों की शुरू से फिलॉसफी थी कि भारत में जो भी उच्च वर्ग है और जो निम्न वर्ग है उनको अलग कर दो पहले। आज भी आप देखेंगे भारत में आंतरिक सुरक्षा की बड़ी समस्या क्या है, यहां की जातियां और यहां का धर्म। आखिरी समय में अगर आपको किसी को फोड़ना है तो उसकी जाति और धर्म से जोड़ दी, अपने आप देखिए वो अपने धर्म की तरफ बढ़ जाएगा। इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो धर्म का एंगल लेकर हत्या हुई थी, पता है आपको? जिस सिख ने मारा था उसको पहले अमृत चखाया गया कि चलो पहले स्वर्ण मंदिर तुम अमृत चखो, अब हम जो कहेंगे वो तुम करोगे। बेअंत सिंह, इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री हैं, अगर आप ऐसे देखो धर्म बड़ी अफीम की चीज है। इसीलिए मार्क्स ऐसे नहीं कहता, मार्क्स कहता धर्म अफीम है। चाट लेता है आदमी, पागल हो जाता है, फिर उसको समझ में नहीं आता क्या बोला, कुछ नहीं। ये होता ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश कर दीजिए, अब उसको एक भी सही बात नहीं बताई जाएगी। यार कोई भी धर्म होता है तो वो व्यक्ति के कल्याण के लिए है, मानवता के लिए। तो यहां पर ये आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से चीजों को लेकर हमें आगे बढ़ना है। आप देख रहे हैं कि यहां पर जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके समय में एक झील बनी थी, इसका नाम क्या था? सुदर्शन झील। तुम लोग कहीं और ले जाते हो मुझको, क्यों? अब चाहते हो यही हो। हम टॉपिक से हटना नहीं चाहते हैं, लेकिन थोड़ा आनंद भी आता है हटने पे, उसी में मजा आता है कि ये लगता है कि कुछ और बात निकल के आती है। हाँ हाँ, तो सुदर्शन झील, जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इसके राज्यपाल पुष्यगुप्त ने कराया। किसने कराया था? पुष्यगुप्त ने। क्यों कराया था? क्योंकि सिंचाई व्यवस्था के लिए। यही झील जो है टूट गई थी, इसकी मरम्मत का काम कराया रुद्रदामन ने। इसकी मरम्मत का काम कराया कि वहां के लोग जो परेशान थे कि सिंचाई व्यवस्था हमारी नहीं हो पा रही है, उन्होंने अनुरोध किया होगा रुद्रदामन से, तो रुद्रदामन ने इसी झील का जीर्णोद्धार कराया। ये झील इसके पहले भी टूटी थी, अशोक के समय में भी इसको ठीक कराया गया था, और आगे चल के रुद्रदामन के समय में भी इसको ठीक कराया गया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने बात किया था पहलों। इतना हो गया, बोलो।
पहलो कहां से आए थे? ईरान से आए थे। इनकी राजधानी क्या थी? गोंडो फर्नीस। इसके महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तक्षशिला, और यहीं से ये अपना शासन करते थे। यही एक महत्वपूर्ण शासक है गोंडो फर्नीस। इन्हीं के समय में कौन आया था? कौन आया था? याद तुम लोग एकदम पढ़ के नहीं आ रहे हो। सेंट थॉमस। हम और कहीं पढ़ाते हैं, सब बच्चे तुरंत बोल दे सर ये आया था। आपको याद हो जाना चाहिए। तो सेंट थॉमस आया, ठीक है। इसके अलावा और क्या हुआ यहां पर? अगर आप देखेंगे तो इसके द्वारा एक अभिलेख लिखवाया गया था, तख्ते बाही अभिलेख। ये आपने नहीं लिखा था शायद। तख्त जो गोंडो फर्नीस के द्वारा, तख्ते बाही अभिलेख, तख्त ए बाही अभिलेख, तख्त ए बाही अभिलेख इसके द्वारा लिखवाया गया। इसका समय क्या था? 19 ईस्वी से 45 ईस्वी तक। 19 से 45 ईस्वी तक का इसका समय था। इसके द्वारा तख्त ए बाही अभिलेख लिखाया गया। और सेंट थॉमस इसके समय ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आए थे। इतनी चर्चा हम लोगों ने मौरोत्तर काल में थोड़ी सी चर्चा किया था। अब हम चल रहे हैं कुषाण पर। कुषाण कौन है? कुषाण ये मंगोलिया के यूची जनजाति से संबंधित है। अब मंगोलिया कहां है साहब? तो चीन में एक स्थान है। इसी मंगोलिया पर जापान ने कभी अधिकार कर लिया था। अभी मैं बताऊंगा, हिस्ट्री में बहुत बड़ी बात आती है। और जब जापान ने मंगोलिया पर अधिकार किया था तो चाइना और जापान का संघर्ष बहुत पुराना, 1905 में मंगोलिया पर अधिकार किया था। चाइना आज भी बदला लेना चाहता है कि क्यों जापान हमारे इलाके पर अधिकार किया था। बड़ा अत्याचार किया था जापान ने। जापान को पीला आतंक कहते थे, पीत आतंक। वहां के लोग पीले कलर के हल्के होते हैं। क्रांतिकारी विचारधारा जापान में। एशिया का एकमात्र ऐसा देश जिसने रूस को हरा दिया। मतलब इसका भी साम्राज्यवाद उभर रहा था ना। अगर आप देखेंगे कि दूसरे महायुद्ध में जापान हारा तो विस्तार कर रहा था। हिटलर का साथ वही दे सकता है जो विस्तार करेगा। वो विस्तार कर रहा था। तो यहां आप देखेंगे कि अभी आप देख रहे हैं कि मंगोलिया के यूची जो जनजाति है, ये लोग यहां पर आए, जो यूची कबीले से, मंगोलिया के यूची कबीले से संबंधित है। यूची कबीले से जुड़े थे कुषाण। पहली बात तो ये हो गई कि मंगोलिया, जो मंगोलिया चीन का एक प्रांत है, वहां से जुड़े हुए थे। इसके अलावा ये लोग अपने राजत्व में देवत्व का आरोपण करते थे। इसी चीज को बाद में बलबन ने अपने यहां किया था राजत्व में। और ये भारत में भी था। जो ब्राह्मण ये कहते थे हम ये यज्ञ कराएंगे, जो वाजपेयी यज्ञ कराएंगे, अश्वमेध यज्ञ कराएंगे, इन सारे यज्ञों से क्षत्रियों के अंदर ईश्वर के रूप को दर्शाया जाता था कि आज से आप भगवान हुए। तो यहां इनके यहां राजत्व में देवत्व का आरोपण होता था। राजत्व का मतलब क्या होता है? राजा। और जो यहां पे देवत्व का मतलब क्या होता है? देवता। तो राजा में देवता है। जो राजा है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। एक बात समझ लेना, राजशाही में एक बात आपके सामने रखी जाती है कि शासन वही करेगा जो आपसे बहुत ज्यादा विशेष अधिकार रखता होगा। शासन हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा। शासन करने वाला व्यक्ति भगवान होगा या भगवान की परछाई होगा, क्योंकि आम जनता आपको स्वीकार ही नहीं करेगी। ऐसे ये बताना होगा। इसीलिए राजा औजा पहले बड़ा विलक्षण तरीके से आते थे।
हाथी आते थे पहले, उसके बाद फिर नगाड़ा बजता था, उसके बाद राजा जी जो है हाथी पर झूमते हुए मदमस्त चलते थे, सोने की टोपी लगाए हुए। लगता था कि कौन आ रहा है, स्टारडम बहुत होता था। ये क्या बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि आप अलग हैं। तो जो कुषाणों में आप देखेंगे कि राजत्व में देवत्व का आरोपण है, राजा के अंदर देवताओं की आरोपण करने की बात है। और ये परंपरा इन्होंने चीन के शासकों से ग्रहण किया था। चीन में भी जो राज्य थे वहां पर भी यही बात है। तो ये परंपरा इनके अंदर चीन के शासकों से आई थी। चीन के शासकों से आई थी। यह परंपरा कहां से आई थी? चीन के शासकों से आई थी। इस कबीले की भी 5 शाखाएं थी, लेकिन भारत में जो शाखाएं इस कबीले की 5 शाखाएं थी। 5 शाखाएं थी और एक शाखा भारत में प्रवेश कर गई थी। एक शाखा भारत में आई थी। एक शाखा भारत में आई थी। इसका मतलब अन्य शाखाएं अलग अलग हिस्सों में चली गई। एक शाखा भारत में आई थी जिसको हम लोग कहते हैं, एक शाखा भारत में आई जिसे हम कुषाण के रूप में जानते हैं। जिसे हम कुषाण के रूप में जानते हैं। पूरी पिक्चर क्लियर है? बोलो। हाँ, तो ये अलग, पहले वहां पर एक हिस्से नहीं थे ना, जैसे भारत में भी अलग अलग, जो एक चीन का कॉन्सेप्ट वहां नहीं था उस समय ना, अलग अलग राज्य थे। इसीलिए ये मैंने लिखा कि अगर उसके लिए जो चीन के राजा थे वो भी अलग ही थे, उनसे वो परंपरा सीखी थी। हाँ, अलग अलग जो प्रांत थे वहां पे अलग अलग परंपराएं थी, उनसे सीखा था। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये जो लोग थे कुषाण, या ये जो यूची कबीला था, ये लोग चीनी राज्य पर भी हमेशा आक्रमण करते थे, मतलब चीन के ऊपर भी हमेशा आक्रमण किया करते थे। इनके अलग अलग कबीले थे। ये लोग अक्सर चीनी राज्य पर भी आक्रमण करते थे। ये अक्सर चीनी राज्य पर भी आक्रमण करते थे। लेकिन चीनी राज्य पर आक्रमण करते समय एक समय ऐसा आया कि चीन में एक महान शासक हुआ जिसका नाम था सी हवांग। सी हवांग, ये चीनी राज्य का एक महान शासक आया, सी हवांग। सी हवांग बड़ा शक्तिशाली था। उसने कहा कि हमारे राज्य में तुम लोगों ने जीना दूभर कर दिया है। दौड़ाया हथियार लेकर, अरे भागे वहां से। भाई, अगर ये मंगोलिया में रह रहे थे तो मंगोलिया से क्यों भागे? प्रश्न ये उठना चाहिए। आप यहां मान लीजिए कि यहां पे हैं बैठे, अगर कोई शासक आएगा तभी तो आप भागेंगे। कोई स्थान आपके पास है, उस जगह को आप क्यों छोड़ोगे? कोई आक्रमण होगा, कोई समस्या होगी। तो चीन का जो शासक था, जो ये लोग थे, इनके 5 कबीले थे, ये अक्सर चीनी राज्य पर आक्रमण किया करते थे। और जब चीनी राज्य पर आक्रमण करते थे तो वहां के राजशाही के सामने भी एक समस्या थी कि इनके आक्रमणों से कैसे बचा जाए। तो इसमें एक शासक हुआ सी हवांग, उसने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मन बनाया और इनको खदेड़ना शुरू किया। इसके अलावा और क्या किया? चीन की दीवार भी इन्हीं से रक्षा करने के लिए बनवाई गई। चीन में एक दीवार है, आज देखना, चीन की दीवार, यस, चीन की दीवार भी इन्हीं खतरनाक जो कुषाणों से बचने के लिए बनवाई गई थी।
कुषाणों से बचने के लिए पूरे जो चीनी राज्य है, मान लीजिए कि ये चीनी राज्य है, तो पूरे चीनी राज्य के चारों तरफ दीवार से घेर दिया गया। इसको चीन की दीवार है ये महान आश्चर्यों में से आती है, चीन की दीवार। इसका मतलब इनका आक्रमण बड़ा ही जोरदार रहता रहा होगा, ये खतरनाक रहे होंगे, और खतरनाक लोगों से बचने का उपाय चीन के राजा भी कर रहे थे। ठीक है, आप देखेंगे कि यहां पर जो कुषाण भारत में आए उनकी दो शाखाएं भारत में स्थापित हुई। एक तो अगर आप देखते हैं कैटफिशेस की, और दूसरी है जो कुषाण भारत में आए इनकी दो शाखाएं स्थापित हुई। एक तो कैटफिशेस, याद न आपको नाम रहे कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे समझ लो, दो शाखाएं भारत में स्थापित हो पाएंगी। क्यों ये आ रहे हैं? क्योंकि एक पूरा माहौल बन चुका है, इनके पास कोई रास्ता नहीं, अगर इनको जीना है तो इधर के हिस्सों में आना पड़ेगा। तो इनकी दो शाखाएं बनी, एक तो कैटफिशेस जिसमें आप देखते हैं दो शासक हुए, जो कुजुल कैटफिशेस और विम कैटफिशेस। कुजुल कैटफिशेस और विम कैटफिशेस। कुजुल कैटफिशेस और विम कैटफिशेस ये कुषाणों की ही शाखा है। आपने देखा कि 5 शाखाएं थी इनकी। कितनी शाखाएं थी? 5। 2 भारत में आ गई। अभी एक शाखा मैंने आपको बताया कि एक शाखा आई, उसके बाद एक शाखा और भी दिख रही है जिसमें 2 आपको राजा दिखाई दे रहे हैं। एक तो कैटफिशेस शाखा है और दूसरी शाखा है कुषाणों की। बाद में केवल एक ही शाखा बचेगी कुषाणों की। ठीक है, एक शाखा बहुत मजबूत रहेगी, जैसे आपने रुद्रामन को देखा था जो पश्चिमी क्षत्रप थे, वैसे यहां पर भी केवल कुषाण बचेंगे, बाकी सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्लियर है? बोलो, क्या बताया मैंने कि भारत में जो कनिष्कों की 2 शाखाएं आई। एक तो आपने देखा जो कुजुल कैटफिशेस वाली, जो कैटफिशेस शाखा, और दूसरी जो कुषाणों की, जो कनिष्क है। इसमें कौन है? कनिष्क। तो कनिष्क की शाखा ये, कुषाण का मतलब यहां पर क्या है? कनिष्क, उसकी शाखा है। और भारत में यही शाखा जानी जाएगी। ये कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा का बहुत बड़ा अनुयायी था, और इसने बाद में बुद्ध की शिक्षाओं को पूरे देश विदेश फैलाने का काम किया। और जो चौथी बौद्ध संगति भी इसी के समय हुई थी। तो समझना पड़ेगा कि जो कनिष्क है एक बहुत बेहतर जो शासक रहा भारत के इतिहास में। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए हो तो आगे बढ़े। कनिष्क शाखा, कनिष्क शाखा क्या है? भारत के इतिहास में राजनीतिक और जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह शाखा काफी महत्वपूर्ण है। किस दृष्टिकोण से? राजनीतिक, यहां की राजनीतिक जो इतिहास है उसके, और प्रशासनिक लिहाज से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह शाखा काफी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसका काफी महत्व है। और इसी शाखा में ही आप देखते हैं कि कनिष्क महान, कनिष्क महान आपने इसके पहले सुना होगा, अशोक महान, अकबर महान, कनिष्क महान ही भी कहलाता है, क्योंकि कुछ ऐसे काम इसने किए होंगे इसीलिए इसको महान कहते हैं। अब हम इसकी महानता को अगर समझने का प्रयास करें तो कुछ ऐसे कार्य होंगे, उपलब्धियां होंगी, तभी तो आप महान कहोगे किसी को। तो हम बात कर लें कनिष्क की उपलब्धियां क्या रही हैं। उपलब्धियां क्या रही हैं कनिष्क महान की? इसने अपनी 2 राजधानियां बनाई, अपनी 2 राजधानियां बनाई।
एक तो पुरुषपुर जिसका नाम था पेशावर, पुरुषपुर, और दूसरी मथुरा। इसकी दो राजधानियां थी, पुरुषपुर और एक थी मथुरा। इसका मतलब यह है कि काफी बड़ा क्षेत्र रहा होगा इसके पास। जो भी दो राजधानी बनाएगा उससे एक बात तो आपको यह समझ में आएगी कि इसके पास क्षेत्र काफी बड़ा है, क्षेत्र विस्तार है, और दोनों जगह पे कंट्रोल करने की क्षमता भी होगी। तो दो राजधानियां बनाता है। आप देखेंगे कि इसका साम्राज्य इतना बड़ा था, उसमें रूस, ईरान, अफगानिस्तान और जो बनारस, इसके क्षेत्र को समझिए, रूस, अफगानिस्तान, है ना, रूस का इलाका, अफगानिस्तान का इलाका, इसके अलावा ईरान भी इसमें शामिल है। रूस, ईरान, अफगानिस्तान, ये सारे इलाके। और अगर आप देखते हैं तो भारत के अंदरूनी हिस्से, जो बनारस तक का क्षेत्र, इसके यहां तक शामिल था। तो जो ऊपरी हिस्सा होगा उसके लिए एक राजधानी इसने बनाया, जो पुरुषपुर, इसका अभी आप देखेंगे तो इस समय नाम चल रहा है पेशावर, जो पाकिस्तान में है। ठीक, तो यहां ये चीज आपको दिखाई देगी। अगर आप देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में जितने भी शासक हुए, सबसे बड़े क्षेत्रफल पर शासन करने वाला एक व्यक्ति था कनिष्क महान। सबसे बड़े क्षेत्रफल पे शासन करने वाला व्यक्ति था। इसकी हाँ बोलिए बोलिए। वो नहीं, इस समय सबको इसने पीछे हटाया। भारत में जो शासक रहे, आपने देखा मौर्योत्तर काल में कोई मजबूत शासक बचा नहीं, और ये लोग मजबूत काफी थे। अगर ये मजबूत ना होते तो चीन के शासकों को इतना भय ना होता इनसे। कबीले थे पूरे एकदम, और बड़ी संख्या थी, आक्रामक तरीके से युद्ध करते थे। अगर आप देखेंगे तो खुद जो मुगल थे वो खुद अपने आप को चंगेज खां के ही उससे वो जो बताते थे, वो भी एक तरीके का खतरनाक कबीले से ही आता था। कबीलों का उस समय बड़ा महत्व हुआ करता था, कबीलों में शक्तियां बहुत थी। तो इस समय आप देखेंगे कि भारत में जब ये आए तो एक बहुत बड़े क्षेत्र, रूस, ईरान, अफगानिस्तान का एक पूरा क्षेत्र लेके फिर भारत, जो बनारस है वो भारत के अंदरूनी हिस्से में एक बहुत बड़े क्षेत्र पर ये काबिज था। और ये क्यों काबिज था? क्योंकि भारत में स्थितियां अनुकूल नहीं थी, आंतरिक संघर्ष चल रहा था। जब आंतरिक संघर्ष होगा, लड़ाइयां होंगी, स्थितियां बेहतर नहीं होंगी, तो फिर एक विदेशी व्यक्ति आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आप एक बार इस बात को समझिए कि ये इतना महान था, इसने चीन पर आक्रमण कर दिया। भारत में जब ये आया गद्दी पर, इसने कहा चीन हमको बताते हो चीन से डर, हम रोज लूटते थे चीन को। ये लोग वही हैं, मंगोलिया से आए हैं, इनको सब पता था। चीन पर आक्रमण कर दिया, एक बार जीता एक बार हार के बाद में। तो चीन को भी जीतने वाला कोई था तो कनिष्क महान। यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि 2 बार आक्रमण किया, जिसमें एक में हार गया, एक में विजय प्राप्त किया। लेकिन कुल मिला जुलाकर आप ये कहेंगे कि इसने प्रयास किया और भरपूर टक्कर दिया, और इसने भी सिल्क रूट अपने पास रखा। जो रेशम व्यापार का मार्ग था वो भी इसी के पास था, इसलिए ये भी बहुत अमीर था। सिल्क रूट पर नियंत्रण किया, रूट पर नियंत्रण। इसके अलावा और क्या किया? इसने चीन पर 2 बार आक्रमण किया। हारा भी था और जो विजयी भी हुआ था। अगर आप देखेंगे तो जब इसने आक्रमण किया था तो एक आक्रमण में
पहले आक्रमण में हार गया था और फिर आगे चल के इसने फिर अपनी शक्ति बनाया तो इसको विजय मिली। आप देखेंगे कि इसने चीन के बहुत सारे इलाकों पर भी अधिकार कर लिया था। जब दूसरी बार इसको विजय मिली तो ये चीन के बहुत सारे हिस्सों पर भी इसका अधिकार हो गया था। कौन कौन से हिस्से थे? काशगर, खोतान, यारकंद, ये सारे इलाके जो हैं इसके पास आ गए थे। काशगर, खोतान, जो काशगर का इलाका था, खोतान का इलाका था, इसके अलावा यारकंद, ये सारे स्थान हैं चीन के। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कुछ महान टाइप का है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो इतना बाहर तक विस्तार कर देगा। कनिष्क ही था जिसने विस्तार भारत के बाहर जाके किया, किसी भारत के शासक में इतनी क्षमता नहीं थी। अरे विक्रमादित्य यहीं अंदर तक रह गए थे यार, विक्रमादित्य पे कहां जा गए? यहां समुद्र पार के बाहर कोई नहीं जाता है। एक चोल थे, थोड़े महान थे। जब चोलों पे बात करेंगे तो उसने श्रीलंका के शासक को बंदी बनाकर ले आया था भारत। कहा ऐसा है कि तुम चलो, बंदी बनकर चलो। श्रीलंका के शासक को बंदी बनाकर लाया था चोल शासकों ने। कई शासक हुए, धरती वीरों से खाली नहीं भैया, एक से एक वीर हर काल में आए। और आज भी वीर वही बनेगा जो एग्जाम को पास कर दे। अगर एग्जाम पास कर देंगे तो वीर हो जाएंगे, नहीं तो शहीद की उपाधि मिलेगी, यही खुतबा मिलेगा कि शहीद हो गए, शहीदी हो गई। क्योंकि देखो बात समझ लो, शहीद बनना आसान है, विजय प्राप्त करना कठिन है। लोग कहते हैं हम अपनी जान दे देंगे। अरे जान देना सबसे आसान काम, जी के दिखाओ तो पता चलेगा तुम्हें। जीना बड़ा कठिन काम है, वो भी सम्मान के साथ, अपनी शर्तों पर जिएंगे जब एक बार अधिकारी बन जाए। मैंने ये कहा है, अक्सर कहा है कि अगर आपके दिमाग में पिक्चर साफ होगी तो आईएएस बनेंगे। बिल्कुल साफ पिक्चर है कि मुझे ऐसे करना, ये करना, आईएएस। हल्की पिक्चर है, धुंधली धुंधली आ रही तो पीसीएस बनेंगे। जैसे धुंधली पिक्चर आ रही है, हाथ दिख भी रहा है, फिर उसका नींद आ रही है तो पीसीएस। एकदम नहीं दिख रहा है तो किसी घाट नहीं निकलेंगे, फिर कोई घाट नहीं बना आपके लिए, फिर एक ही घाट। अब हम नहीं कह सकते उस घाट जाना है, लेकिन यहां समझना है आपको कि भाई अगर पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि हम क्या करें, हम क्या पहले पिक्चर क्लियर करो, पिक्चर ही नहीं साफ है। आप पूछिए आईएएस बनना चाहते हैं, कैसे बनेंगे? क्या रोड मैप है आपका? रोड मैप तो पता होना चाहिए, क्या रोड मैप है हमारा। पेपर 1 हम ऐसे पढ़ेंगे, पेपर 2 ऐसे पढ़ेंगे, 3 ऐसे पढ़ेंगे, 4 ऐसे पढ़ेंगे, ये नोट्स होगा, ये मटेरियल होगा, ऐसे। जब आदमी खुद जो अपनी रक्षा करता है उसी की रक्षा सब करते हैं, जो अपनी रक्षा नहीं करता उसकी कोई रक्षा नहीं करता। ध्यान समझ लो बात। जो बढ़ता है उसी को दुनिया बढ़ाती है, और जो नहीं बढ़ता कहे अच्छा जाने दो यार, इसको खुद ही नहीं बढ़ना है कि नहीं? तो यहां आपको समझना पड़ेगा कि काशगर, खोतान, यारकंद पर भी अधिकार कर लिया, सिल्क रूट पर अधिकार हो गया और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में एक शहर बसाया, कनिष्कपुर। एक शहर बसाता है कनिष्कपुर। कनिष्कपुर। भाई बड़ा आदमी है तो शहर तो बसा ही सकता है। शहर बसाया कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर, JNK। जम्मू एंड कश्मीर में एक शहर बसाया कनिष्कपुर। और एक नया संवत 78 ईस्वी शक संवत भी इसके द्वारा जारी किया गया, जो अभी भारत सरकार अपने उसमें रखती है, जो गजट में 78 ईस्वी का शक संवत इसी के समय चला। शक संवत 78 ईस्वी। ये क्या है? एक जो कैलेंडर चलाया इसने अपने समय में, जैसे हिजरी संवत चलता है वैसे
एक शक संवत चलाया गया। भारत सरकार इसी कैलेंडर को मानती है, शक संवत को। जो विक्रम संवत है, जब वहां पर विक्रमादित्य आए उनके द्वारा जब एक नया संवत चलाया गया उसको विक्रम संवत कहा गया। ये जो कनिष्क महान है, इसके द्वारा जब भी कोई महान लोग आप देखेंगे तो उसके द्वारा कुछ नए ऐसे ऐसे काम किए गए हैं जिसके माध्यम से इतिहास में एक नई विभाजन रेखा खींची जा सके। तो इसने एक नया संवत ही चला दिया और उस संवत के आधार पर एक तिथि का निर्धारण हुआ कि इस समय से ये चीजें हो रही हैं, ऐसे हो रही हैं। बस इतना जानना है कि भारत सरकार के द्वारा इस शक संवत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारत सरकार वर्तमान में इसका प्रयोग कर रही है। इसके अलावा और क्या था? महान व्यक्ति जब होगा जो खूब विजय प्राप्त कर लेगा, जिसने हथियारों से जिसकी दोस्ती होगी, और जो विद्वान होगा अगर वो खाली बैठेगा तब भी उसका समय बड़ा अच्छा निकलेगा। पूछो कैसे? जितने महान लोग हुए हैं आप देखेंगे कि एक तरफ वो युद्ध करने में भी तो महान थे ही थे, विद्वानों का संरक्षण करने में भी महान थे। अकबर के यहां भी विद्वानों का दरबार लगा रहता था, तांता लगा रहता था, एक से एक विद्वान अकबर से मिलने जरूर आते थे। क्यों? क्योंकि अकबर विद्वानों का बड़ा सम्मान करता था। चाहे वो किसी भी धर्म का विद्वान हो, अकबर उसकी बात सुनता था। अकबर फतेहपुर सीकरी की जो चट्टान थी उस पर बैठ के घंटों विचार किया करता था कि ऊपर वाले ने ये दुनिया क्यों बनाई। उसके यहां चाहे वो जैन धर्म का भिक्षु हो, बौद्ध धर्म का भिक्षु हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, सभी लोगों के लिए उसने अपने दरवाजे खोल दिए। जब उसने, अगर आप देखेंगे तो उसके द्वारा एक नया धर्म चलाया गया, दीन इलाही। और जब दीन इलाही, या उसका एक और नाम आता है तौहीद इलाही, वहां पर जो मुल्ला लोग थे उन लोगों ने बड़ा विरोध करना शुरू किया कि आप हर धर्म के लोगों को बुलाते। बाद में उसने कहा ऐसा है कि यहां पर वाद विवाद मत करना, हम यहां सुनने के लिए बैठे हैं, हमको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं तुम्हारा। इसीलिए बाद में आप देखेंगे अकबर के नाम का फतवा भी जारी हुआ था। पाकिस्तान में अकबर को काफिर पढ़ाया जाता है, काफिर है। हमेशा महान लोग तो हमेशा हर काल में काफिर ही कहलाए हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि उसकी नजर में वो क्या है वो तो वही जानता है। इंसान तो पूरी दुनिया को अच्छा और बुरा नहीं समझ सकती। अच्छा समझने के लिए अच्छा कर्म भी आपको करना है। तो यहां आप देखेंगे कि ये भी चीज आपको मिलती है। इसके दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान रहते थे। जो कनिष्क के दरबार में एक तो रहता था अश्वघोष, वसुमित्र, पार्स और चरक, कई बड़े विद्वान रहते थे। इसके दरबार में अश्वघोष रहते थे। ये प्रश्न आ चुके हैं, अश्वघोष किसके दरबार में रहता था। इसके अलावा अश्वघोष, पार्श्व, एक व्यक्ति हैं चरक, जो आपके मेडिकल साइंस में इनका बड़ा नाम है, चरक ऋषि। और इनकी एक पुस्तक है चरक संहिता, चरक संहिता। चरक संहिता, अश्वघोष, पार्स, इसके अलावा जो वसुमित्र, ये सारे इसके दरबार में रहते थे। इसका दरबार बहुत विद्वानों से भरा हुआ था, विद्वान लोग इसको सलाह देने वाले। अगर आप देखें तो अश्वघोष जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था और इसका बड़ा ही असर था कनिष्क के ऊपर। कनिष्क बौद्ध धर्म को बड़ा, जो बुद्ध को बड़ा महान मानता था। उसको लगता था कि बुद्ध में कुछ बात जरूर है, बुद्ध को लेकर बड़ा अंदर से इसको अच्छा विचार आता था, दार्शनिक विचार आता था। इसलिए इसने बौद्ध धर्म को विश्व में फैलाने का मन बनाया कि विश्व के अलग अलग हिस्सों में बौद्ध धर्म को फैलाया जाए। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हिंद यवनों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। किसने चलाए थे? हिंद यवन ने। उनके सोने के सिक्कों से अच्छे सोने के सिक्के चला दिया कनिष्क ने। मतलब अगर सोने के सिक्कों की बात किया जाए तो सबसे पहले किसने चलाया? तो हिंद यवन। ठीक है,
हिंद यवन का मतलब यही है कि पहला काम, पहले सिक्के चलाए सोने के। ठीक, अगर ये आपसे पूछे कि शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध एकदम के सिक्के, ये सिक्के चले कनिष्क के समय में, शुद्ध सोने के एकदम प्योर क्वालिटी का। इसका मतलब यह है कि सिल्क रूट इसको बड़ा पैसा दे रहा होगा, जो इसने इतना नियंत्रण किया है ना। आप देख रहे हैं कि पूरा क्षेत्र नियंत्रित कर लिया, चीन को जीतने का प्रयास किया, अलग अलग हिस्सों को जीत लिया, ईरान, अफगानिस्तान, सब। आज जो अखंड भारत की लोग बात करते हैं उससे भी बड़े हिस्से को जीता। तो ये पूरे हिस्से को जीतने के बाद जो है इसने भारत में जो सिक्के चलवाए, वो आप देखिए इतिहास में एक बात ऐसे भी है, मान लीजिए कि आपके बारे में बहुत अच्छी बातें मिल रही हैं, लेकिन आपकी बातें तब तक स्वीकार नहीं होंगी जब तक आपके साक्ष्य एविडेंस ना मिले। कैसे आप मानेंगे कि कोई व्यक्ति बड़ा महान है, धनवान है? जब उसके काल के सिक्के मिले। आप उस सिक्के को लेकर जाइए प्रयोगशाला में, उस सिक्के में यह पता चले कि कितना जो गोल्ड है और कितनी मिलावट है। अधिक मिलावट है तो इसका मतलब कि अवराज डिक्लाइन की ओर है, एकदम पेवर चल रहा है, इसका मतलब एकदम बहुत अच्छी स्थिति में रहा होगा। अशोक के सिक्के के आधार पर आरजी भंडारकर ने पूरा इतिहास लिख दिया अशोक पर, केवल सिक्के को देखकर। क्या एक दो हमको सिक्का दिखाओ, सिक्का देखा बस आ गया दिमाग में, इस ऐसा सिक्का, इसका मतलब ये सिक्का यहां तक मिला, इसका मतलब क्षेत्र विस्तार इतना, इस सिक्के में इस धातु का इतना, इसका मतलब ये भी चीज होती। अनुमान लगाना इतिहास क्या है, एक प्रयोगशाला भी है, यहां अनुमान भी लगाते हैं आप। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपके सामने प्रश्न आए सबसे पहले सोने का सिक्का तो हिंद यवन, जो शुद्ध सोने का सिक्का तो कनिष्क, और सबसे अधिक पूछा जाए कि सबसे अधिक मात्रा में कहां चला तो गुप्तों के यहां। एक बात और ये नोट कर लो कि सबसे अधिक इन्होंने कहा कि हम खूब सिक्का चलाएंगे, इतना सिक्का चलाएंगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए। भैया अधिक चलाने से मतलब नहीं है, इनके जो सिक्के हैं वो सबसे अधिक है, लेकिन इसमें खोट बहुत ज्यादा है। खोट मतलब यह है कि जो 60 और 40 का रेशियो है, सोना 60%, 40% मिलावट। हाँ, जो गुप्त काल में सिक्के हैं वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन सिक्कों में खोट बहुत ज्यादा। इसका मतलब यह है कि गुप्तों के काल में अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर थी, और जो दिखावा बहुत ज्यादा करना था इसलिए खूब सिक्के चलाए गए कि यहां पर जो दिखावे का ज्यादा प्रयास चल रहा था। क्या चल रहा था? दिखावे का प्रयास चल रहा था। क्या लिखने के पीछे भी मत पढ़ो, अभी समझने के पीछे पढ़ो। इतनी बात जो समझाई, इतना सारा जो ये ट्री बना रखा है, सब समझ में आ रहा है ट्री में क्या क्या है। बहुत सारे फल लगे हैं यहां से, और प्रश्न यहीं से मिलेंगे, इन्हीं फलों को तोड़ना है आपको। ठीक, इसके अलावा कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। अब भाई महायान शाखा क्या चक्कर है? महायान शाखा ऐसी शाखा है जहां पर बुद्ध की मूर्ति बनाकर बुद्ध को देवता बनाकर पूज लिया गया, और यह कहा गया कि हम बुद्ध नहीं बन पाएंगे। क्या कहा गया? हम बुद्ध नहीं बन पाएंगे, हम बुद्ध को पूज सकते हैं, उनके जैसा बनने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हम बुद्ध नहीं हो सकते। इसीलिए हीन यानी जो हैं वो अलग हो गए, महायानी अलग हो गए। इन लोगों ने कहा कि ऐसा है कि हमारा काम यह है बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना, बुद्ध की खूब बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाना, और वहां पर ध्यान के लिए एक स्थान बनाना। अब ये आसान रास्ता है,
जहां खुद न करना पड़े, जो कोई विचार दिए गया है उसी के विचार पर आगे बढ़ना हो, तो वो आसान तरीका है। अब बुद्ध बनना पड़ेगा तो 8 साल जंगल में रहना पड़ेगा, काया क्लेश करना पड़ेगा, खाना पीना नहीं मिलेगा, कौन जंगल रहना चाहता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बुद्ध खुद अपने शिष्य आनंद से कह गए थे कि देखो आनंद, अब मेरे जाने का समय हो गया है, ध्यान से समझ लो बात, तथागत की मूर्ति पूजा में समय व्यर्थ मत करना। भारत में मूर्ति पूजा थी ही नहीं कभी, ये गुप्त काल में मूर्तियां आई हैं, ये भारत में मूर्ति पूजा नहीं है, यहां पर अंतस्थात्मक साधना है जो हृदय की साधना है। यहां ध्यान है, योग है, समाधि है, अष्टांगिक मार्ग है। यहां मंदिर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, न ऋग्वेद में मिलेगा, ना आपको भगवत गीता में मिलेगा। बुत परस्ती तो है ही नहीं यहां, लेकिन बाद में लोगों ने याद में बना दिया। किसी की याद आती है तो लोग बनाते हैं मकबरा, याद है नहीं, ये सब याददाश्त के रखने के लिए, ये सब कुछ मतलब नहीं है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहां पर बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानने वाला था कनिष्क, और महायानी बुद्ध को एक ईश्वर का रूप मानते हैं, और ये मानते हैं कि हम केवल बंदगी कर सकते हैं बुद्ध की, हम बुद्ध नहीं हो सकते। और जो हीनयानी हैं वो कहते हैं बुद्ध एक महापुरुष थे, एक बहुत अच्छे संत थे, और हम भी उस अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे। अब आप ये बताइए कि कौन सच्चा कौन झूठा? सच्चे वही हैं हीनयानी, लेकिन हीनयानी को कोई पूछता नहीं है। जो सच्चा बहुत ज्यादा सच बोल देगा उसको कोई नहीं पूछेगा। कहें कि यार तुम ऐसा है कि तुम क्या दुनिया का कल्याण नहीं करना चाहते हो? हमारे में तो देखो हम सबका कल्याण कराते हैं। महायान में यही कहा गया है कि अगर बुद्ध के रास्ते पर हम चलें, इनकी शिक्षाओं को माने, तो कहते हैं कि भाई शिक्षाओं को मानो, लेकिन तुम्हें भी बुद्ध बनने का अवसर है। बुद्ध खुद कह गए आत्मदीपो भव, अप्पो दीपो भव। अब यहां पर यह बात है, लेकिन महायान शाखा को ये जो पोषण जो देता है, और कैसे ये पता चलता है कि कनिष्क जो बुद्ध को लेकर बहुत ज्यादा भावनाओं में है। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध की आकृतियां मिलती हैं, ये बात ध्यान रखना। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध की, कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध की आकृति, पहला प्रमाण कि बुद्ध को बड़ा मानता था। इसके अलावा इसने कहा कि साहब अगर मैं बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं और किसी को जीने नहीं दूंगा। आपने महान कहा तो महान लोगों की एक बात यह भी होती है कि खुद भी जिएंगे और दूसरों को भी जीने देंगे, और जो मूर्ख टाइप के होते हैं कि हम केवल जिएंगे। तो यहां पर आपको यह दिखाई देगा सहिष्णु। सहिष्णु का मतलब क्या होता है? सभी धर्मों को आगे बढ़ाने वाला हो, सभी धर्मों को लेकर ठीक ठाक स्थितियों को रखता हो। तो आप देखेंगे कि इसने ब्राह्मण धर्म को भी सहयोग दिया। जो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म को भी सहयोग, ब्राह्मण धर्म को भी सहयोग दिया। ठीक है। इसके अलावा इसके समय में जो संस्कृत भाषा का भी विकास हुआ, इसने संस्कृत भाषा को भी प्रोत्साहन दिया। संस्कृत भाषा को भी प्रोत्साहन दिया। संस्कृत भाषा को भी प्रोत्साहन देने का कार्य करता है। इसके अलावा इसने एक काम और किया कि जो भारत में पहले से जो गांधार कला चल रही थी, जो यूनानियों के प्रभाव से, उस कला को अपना संरक्षण दिया, जिसमें आप देखते हैं भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई जा रही थी। तो गांधार कला
गांधार कला और मथुरा कला। कौन सी मथुरा कला है भाई? इसका मतलब मथुरा नामक जो स्थान है वो मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध था। तो जो 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 गांधार कला है वो एक विदेशी कला है। कैसी कला है? विदेशी कला है। और ये जो मथुरा कला है ये भारत की स्थानीय कला है। स्थानीय जो मूर्ति कला आप इसको कहते हो। तो इसने दोनों, जो स्थानीय कला और जो विदेशी कला है, दोनों को प्रोत्साहन दिया। एक तो भारत की स्थानीय शैली है मूर्तियों को बनाने की, जो मथुरा कला, और जो गांधार कला है वो एक विदेशी शैली है। दोनों को समर्थन देने का मतलब ये है कि ये भारत के समन्वित विकास की बात है। भारत को एक अच्छी स्थिति में लेकर जाने की बात है, एक बेहतर तरीके से लेकर आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसने, अगर जो मथुरा में, तो देवकुलों की स्थापना किया। ये क्या है? देवकुल। मथुरा में देवकुलों की स्थापना। देवकुलों की स्थापना का मतलब ये है कि एक ऐसी जगह है जहां पर तमाम राजाओं की मूर्तियां लगवाई गई। अगर आप लोगों ने जो रामायण देखा होगा तो एक बार भगवान राम को अलग स्थान पर लेकर जाते हैं जहां पर उनके पूर्वजों की मूर्तियां लगाई गई थी। ये राजा दिलीप हैं, ये राजा ये हैं, ये राजा हरिश्चंद्र हैं। ऐसे ही देवकुलों की स्थापना का मतलब कि राजाओं का एक पूरा मंदिर बनाना, क्योंकि राजा में ही देवत्व का आरोपण था और ये परंपरा ये चीन से लेकर आए थे। तो यहां पर देवकुलों की स्थापना भी आपको दिखाई देगी। इसके अलावा मथुरा से ही कनिष्क की एक मूर्ति मिली है जिसका सिर नहीं है। मथुरा से अगर आप देखेंगे, मथुरा से सिर विहीन मूर्ति मिली है जिसका सिर विहीन मूर्ति मिली है जिसका सिर नहीं है। ठीक है? हाँ, और ये मूर्ति जो है कनिष्क की ही है। ये मूर्ति किसकी है? कनिष्क की है, जिसमें वो लंबा कोट पहने हुए है। लंबा कोट, इसका मतलब उसमें भारत में लंबा कोट पहनने का प्रचलन रहा होगा। वो लंबा कोट पहना हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे हाथ में तलवार भी लिए हुए है और जूता भी पहना हुआ है। तो तीन बातें चल रही हैं कि हाथ में तलवार, अरे भाई मूर्ति में अगर आप अभी तुम खोल के देख लेना, अभी हम जाएंगे तो खोल के देख लेना। हाथ में तलवार और जूते, पैरों में जूते, इसका मतलब वो जूता उता भी पहनता होगा। समाज में जूते पहनने का प्रश्न 8th क्लास के एनसीईआरटी में है ना ये फोटो। ठीक है? नहीं, ये जो सर नहीं, इसका मतलब ये है कि हो सकता है उसका सर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया हो जब मूर्ति निकाली गई हो। तो अब ये भी हो सकता है कि उसकी गर्दन नहीं है तो बिना गर्दन के लड़ सकता है। अब ये हो सकता है, संभावना ये है कि उसकी जो गर्दन अलग हो गई होगी, टूट गई होगी, कुछ स्थितियां बनी होंगी। पहनावे से कुछ भी उस पे, कुछ और भी इतिहासकारों के द्वारा बहुत सारे संकेत को पकड़ा जाता है कि जो उस पे जो पत्थर हैं उसका कार्बन डेटिंग कितना है, कैसे अलग अलग कुछ अवशेष है ना, अवशेषों के आधार पर ही आप आकलन करते हो। इतिहास में क्या है कि साम्यता के आधार पर ही आप अनुमान लगाते हो, कोई चीज फिक्स नहीं है। अब ये माना गया है कि ये जो कनिष्क की मूर्ति है, एनसीईआरटी में भी लिखा गया है कि ये कनिष्क की मूर्ति है, तो अनुमान तो कुछ होगा ही। अब अपने से तो नहीं बताया जा सकता कि हाँ की मूर्ति नहीं है। कहा गया है कि ये सिर विहीन जो मूर्ति है वो कनिष्क की ही है। ठीक है? तो आप देखते हैं कि ये चीज हुआ।
ठीक, बस आज के लिए इतना ही रहने दो, फिर हम लोग कल चर्चा करेंगे। कल हम लोग जो देसी राज्य हैं, एक तो सातवाहनों पे चर्चा कर लेंगे,